नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। सरकार की मुलाजिमियत का इरादा कुछ यूं किया था। सरकार की मुलाजिमियत का इरादा कुछ यूं किया था कि इज्जत में इजाफा होगा। सरकार की मुलाजिमत का इरादा कुछ यूं किया था कि इज्जत में इजाफा होगा, लेकिन यहां तो सूरत हाल ही कुछ और है। इन चंद पंक्तियों का अर्थ आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, एक शब्द होता है जिम्मेवारी। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां हैं। बाप की बेटों के प्रति और बेटा की बाप के प्रति भी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि जब बाप कमाता है तो वो अपनी जिम्मेवारी निभाकर बच्चों को अपनों को बड़ा करता और पढ़ाता लिखाता है। परंतु जब वही बाप बूढ़ा हो जाता तो उन बच्चों की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसकी जिम्मेवारी उठाए। देश का जो अभिभावक है हमारे का, वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की कुछ जिम्मेवारियां हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी केवल यह नहीं है कि उसे बीजेपी को चुनाव जिताना है। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी केवल यह नहीं है कि अपने दोस्तों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। उन जिम्मेवारियों से क्यों भागते हैं प्रधानमंत्री, और क्यों फिर कहलवाते हैं किया जाए। अरुण जेटली ने साफ इनकार किया कि माल्या ने उन्हें यह जानकारी दी थी कि वे देश छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने बस संसद में अचानक मिलकर सेटलमेंट की बात की थी, लेकिन जेटली ने यह बात सीबीआई या किसी जांच एजेंसी को नहीं बताई थी। कुल मिलाकर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अरुण जेटली ने सीबीआई को विजय माल्या के विदेश जाने की जानकारी दी हो। किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। खैर, ये पॉलिटिकल बातें हैं। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप एक आंकड़ा देखिए कि पिछले दिनों से अमीरी और गरीबी का जो फासला है वो कितना बढ़ गया है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। अगर दुकानदारों की बातों पर भरोसा किया जाए तो जो पहले अमीरों की चीजें थी वो तो बिकती थी, परंतु गरीबों की चीजें भी बिकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। गरीबों की चीजें और कम हो रही हैं बिकनी, और अमीर तो खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं अमीर, परंतु अब वो फोन नहीं बिकता है सस्ते वाला। इसका कारण है अमीरों के हाथ में तो पैसा है, परंतु गरीबों के हाथ में पैसा नहीं है। इस पर प्रोफेसर अभय दुबे ने 4 PM पर अपना विश्लेषण दिया है। ये क्लिप मैंने 4 PM से उठाई है, आप एक बार सुनिए ये क्या बोलते हैं। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट वो जो है वो आम भारतीय की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने लिखा कि आंकड़े सच बोलते हैं। पिछले एक साल में 2 व्हीलर की बिक्री 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई। मोबाइल का मार्केट 7% गिरा है। दूसरी तरफ खर्च और कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। मकान का किराया, घरेलू महंगाई, शिक्षा का खर्च, लगभग हर चीज महंगी हो रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस आर्थिक दबाव की हकीकत है जिससे हर आम भारतीय प्रभावित है। अब मैं आगे और भी लंबा चौड़ा ट्वीट है। लखनऊ में एक सचिन जी हैं, श्री राम टावर एक जगह है, मोबाइल का बड़ा काम करते हैं। तो जब एप्पल का नया फोन आया था तो मैं उनके पास गया भैया जी। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आदमी के पास पैसे हैं या नहीं। मैंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है आपका कारोबार, बाजार। तो उन्होंने कहा भाई तो बढ़िया, देखिए एप्पल का फोन आया 2 दिन पहले और जितने आए थे सब बिक गए। लाइन लगा के लोग वेटिंग में बिक रहे थे। तो मैं कहा लोग ये क्यों कहते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर इतना है कि लाइन लगा के फोन बिक रहा है, महंगा $1 लाख रुपए का फोन होता है, 1.5 लाख का फोन होता है,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि दो बातें हैं भाई साहब, जो महंगे फोन है 1 लाख के फोन है, 1.5 लाख के फोन है, उनकी तो बिक्री बड़ी है, लेकिन जो मैं फोन 4,000 से 6,000 7,000 के बेचा करता था, इससे 10 गुना मात्रा में, वो फोन बिकना मेरा अब 10% भी नहीं रह गया। यानी 10,000 से नीचे फोन खरीदने वाले, 15,000 वाले फोन खरीदने वाले गायब हो गए, लेकिन महंगे फोन खरीदने वाले बढ़ गए। तो जो एक बात कही जाती है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। टीवी चैनल पर बैठकर ये कह देना कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, जल्दी से चौथी हो जाएंगे, और कमाल हो गया। तो नीति आयोग ने तो के अफसरों ने तो चौथी बना भी दिया था, वो तो 24 घंटे में पोल पट्टी खुल गई। लेकिन क्या टीवी चैनल के आंकड़ों पर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, चौथी बन जाएंगे? राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो आंकड़े हैं, वो हकीकत है। इसका मतलब कि देश का मध्यम वर्ग, देश का गरीब वर्ग एक खतरनाक दिशा में जा रहा है। देश का आर्थिक बाजार अब बड़ी 5वीं इकोनॉमी हो जाए, चौथी हो जाए, लेकिन हकीकत ये है जो आम आदमी है वो तो मरा जा रहा है। 80% आदमी को राशन दिया जा रहा है तो अपनी जिंदगी कर पा रहा है। ये जो 5वीं अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, ये नारे, ये तस्वीर क्या पेश करते हैं अभय जी? देखिए, इनको तो एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे से निकाल देना चाहिए। कोई भी आदमी जिसको जरा भी बुद्धि है और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पंक्ति में शामिल नहीं है, राजनीतिक रूप से उससे जुड़ा हुआ नहीं है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक नहीं है, इन दो तरह के तत्वों को आप छोड़ दीजिए। या जो मोदी जी के भक्त मंडली है, भक्त मंडली के सदस्य नहीं है, इन तत्वों को आप छोड़ दीजिए। बाकी देश के किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप ये बात कहेंगे कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है या चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, या इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, उतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, तो वो इन सब बातों के ऊपर कभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था काफी लंबे अरसे से बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इस प्रकार के आंकड़े जाने से कि इस तिमाही के अंदर इतना बढ़ गया जीडीपी, इस तिमाही के अंदर ग्रोथ रेट इतने % बढ़ गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जमीन पर क्या हो रहा है। जमीन पर जो हो रहा है उसकी कसौटी केवल एक है, क्या लोगों की आमदनी बढ़ रही है? अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो न केवल अमीर लोग सेल फोन खरीदेंगे, 1,00,000 1.5 लाख का फोन बिकेगा, वरना छोटे स्तर का जो फोन है, जो 10,000 का, 15,000 का, 20,000 रुपए का फोन है, वो फोन भी बिकेगा। अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो 30-35 लाख की हाइब्रिड कार या और भव्य किस्म की जो कारें, जो एसयूवीज बाजार में, जिनसे बाजार भरा हुआ है, वो कारें लाइन लगाकर बिकेंगी। बल्कि छोटी कारें जो हैं, जिनकी बिक्री तकरीबन समाप्त हो चुकी है, छोटी कार के बारे में आज ही अखबार में खबर है कि छोटी कार से ही भारत में कार रेवोल्यूशन हुई थी, कार क्रांति हुई थी। छोटी कार मर रही है, छोटी कार बनाना ही बंद कर दिया है तकरीबन। अब तो मिडिल लेवल की कारें बिकती हैं या हायर लेवल की कारें बिकती हैं। छोटी कार का पूरी तरीके, आप सड़क से ही छोटी कार तकरीबन गायब हो गई है। अब छोटी कारें कौन सी दिखती हैं सड़क पे? वो जो कि विदेशी कंपनियां ईवी बना रही हैं, वो बहुत महंगी हैं, वो 10-10 लाख रुपए की कारें। जो ईवी है वो साइज में छोटी हैं, जैसे एमजी ने ईवी बनाई है, वो साइज में छोटी है, लेकिन वो बहुत महंगी ईवी है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो स्थिति यह है, कुछ भी चीज जो छोटी है वो बाजार में बिक नहीं रही है, इसलिए उसका बनना भी तकरीबन बंद हो गया है। वो बाजार में आ भी नहीं रही है क्योंकि उसका मार्केट नहीं है बाजार में। इसकी वजह यह है कि ऊपर के 10% को छोड़कर बाकी किसी के पास भारत में क्रय शक्ति नहीं है। परचेजिंग पावर, भारत की 90% आबादी के पास परचेजिंग पावर नहीं है। और 10% के बाद आप उसमें से 4-5% और जोड़ दीजिए, उनके पास करीब 50%, 25% परचेजिंग पावर है। और उसके नीचे तो परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म है। लोग केवल अपने रोजमर्रा की जिंदगी, राशन खरीद लें, बाल बच्चों को कभी 1 गिलास दूध वगैरह पिला दें, इसके अलावा लोगों की हैसियत नहीं है। 25,000 रुपए महीने आपको भारत में ऐसा लगेगा भारत 25,000 रुपए कमाने वालों का देश है। अगर आप एक लाइन से पता लगाना शुरू करें, मतलब आप 3-4 दिन हम केवल यही काम करेंगे, लोगों से लगातार पूछेंगे क्या, तो 25,000 रुपए कमाने वालों का देश है या उससे नीचे कमाने वालों का देश है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो 25,000 रुपए महीने जो व्यक्ति कमाएगा, उस व्यक्ति की परचेसिंग पावर क्या होगी। वो तो 6 महीने सोचेगा कोई ये चीज खरीदने के लिए, 6 महीने पहले योजना बनाएगा
कि हमें फलानी चीज खरीदनी है, उसके बाद उसके लिए पैसे बचाएगा, उसके बाद वो पैसे चीज खरीदेगा, अगर पहले चीज खरीद ली तो उसके बाद में फिर उसकी भरपाई करता रहेगा और दूसरे खर्चों में से कटौती करके। वो ना बच्चों को बड़ी शिक्षा कोई दे सकता है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं पाल सकता है, समाज और राजनीति के अंदर कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कि उसके पास समय नहीं है। देखिए, समाज में हस्तक्षेप करने के लिए, राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए, लोक कल्याण का काम करने के लिए, अच्छे बहस मुबाहिसा करने के लिए, मुशायरा सुनने के लिए, कवि सम्मेलन सुनने के लिए, म्यूजिक कंसर्ट जाने के लिए, इन सब के लिए समय चाहिए आपके पास। जब आपके पास समय नहीं, क्योंकि आप तो रोजी रोटी कमाने में लगे हुए, तो आप सांस्कृतिक जीवन में भी कोई भागीदारी नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है कि सांस्कृतिक दरिद्रता भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसमें भागीदारी करने वालों की संख्या भी घटती चली जाती है। आज की स्थिति इस देश की स्थिति बहुत विकट है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सत्ता में लोग हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता में है, राज्यों में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है। उन्होंने एक काम में महारत हासिल कर रखी है, उसमें मैं उन्हें पूरे नंबर देता हूं, वो है एक झूठा आधारहीन हैप्पी नैरेटिव चलाना। इस काम में उनका कोई जवाब नहीं है। मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, जो सरकार चाहती है वो झूठा हैप्पी नैरेटिव चलाया जाता है। विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़े करने की योजनाएं बनाई जाती हैं और मीडिया के जरिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। मैं आपको कुछ ताजा उदाहरण देता हूं। आईपीएल में जो बंगलोर की टीम है रॉयल चैलेंजर, वो 18 साल बाद जीत गई। जीत जाने के बाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर एक बड़ा जीत का जश्न मनाया गया, समारोह हुआ। उसमें बहुत लोग जमा हो गए, भगदड़ मची, करीब 11, 12 या 14 लोगों का तो वहां पे देहांत हो गया उस भगदड़ में, भीड़ से। अब इस पर टीवी चैनलों के ऊपर हंगामा मचा हुआ है। भाई, भगदड़ मची, उसमें इतने लोगों का देहांत हुआ, निश्चित रूप से पुलिस जिम्मेदार है, वहां की सरकार जिम्मेदार है, वहां का प्रशासन जिम्मेदार है, सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब जानते हो क्या हो रहा है कि बीच में तो टीवी में भगदड़ वाला सीन दिखाया जा रहा है। एक तरफ उन लोगों की तस्वीर चल रही है, ऐसी लाइन से ऊपर से नीचे तक, जो मरे हुए लोग हैं, जो भगदड़ के शिकार हुए हैं, और एक तरफ इसके गुनाहगार कौन है उनकी तस्वीर चल रही है। गुनाहगारों में सबसे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तस्वीर है, फिर उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार की तस्वीर है, फिर गृह मंत्री की तस्वीर है, फिर आईजी की तस्वीर है। यार, इनके ये 8 गुनाहगार उस वक्त क्या कर रहे थे? 8 गुनाहगार उस वक्त घर के अंदर बैठे हुए थे, घर के बाहर बैठे हुए थे, कि वो टीवी देख रहे थे। ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब कुंभ में जो भगदड़ मची थी और उसमें कितने लोग मारे गए थे, ये भगदड़ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। उस वक्त ना तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर चलाई गई थी, नरेंद्र मोदी की तस्वीर चलाई गई थी, किसी की तस्वीर नहीं चलाई गई थी उस वक्त, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से बीजेपी ने बता रहा हूँ कैप्चर कर रखा है। तो इस वक्त विपक्ष जहां मौका मिलता है, विपक्ष के पीछे सुपारी लेके पड़ा हुआ है और सरकार की बल्ले बल्ले करता है। अभय जी, बहुत बिल्कुल अभय जी, ये तो रही आंकड़ों की बाजीगरी, परंतु मैं आज जो आपसे कह रहा हूं, जिम्मेवारी, ट्रंप आए दिन हमारे देश का अपमान कर रहे हैं और वो अब 12 बार बोल चुके हैं कि मैंने ट्रेड के लिए इन दोनों का समझौता कराया था। समझौता कराया, अच्छी बात है, परंतु उसको रोज रोज गाकर हम लोगों को जलील किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है कि उसकी जबान को बंद करे और उससे कहे भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है, रोज बोल देता है यार तू कुछ ना कुछ। परंतु प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं जाते हैं, वहां के शहीदों को, वहां जो मरे उनके परिवारों से नहीं मिलते हैं, परंतु कल हरी झंडी दिखाने जरूर पहुंच गए। उस परियोजना की हरी झंडी जो 2003 में शुरू हुई, 2006 में उसकी परमिशन मिली और अब 2024 में 25 में बनी। बड़ी परियोजना थी, इसलिए उसमें टाइम लगा। उसकी हरी झंडी दिखाने पहुंच गए और तिरंगा लेकर उस पर घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं कि कहीं मेरा राष्ट्रवाद ढीला न पड़ जाए। परंतु जिम्मेवारी कब निभाओगे साहब? पहलगाम के वो कहां है 4 हत्यारे? और ट्रंप क्यों बोल रहा है बार बार? इसका मतलब आप वास्तव में सरेंडर कर रहे हैं। आपने कुवैत के सामने सरेंडर कर दिया। आपने देखा कुवैत ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान के वीजा उसने बंद कर रखे थे, 19 साल से वीजा बंद थे, उन्हें खोल दिया, साहब ने सरेंडर कर दिया। उसके अलावा
हादसे होते हैं। अभी वहां हादसा हुआ बेंगलोर में, आपने देखा सारे चैनलों में, अभी अभय दुबे भी ये आपको बता रहे थे, तमाम तरह के वीडियो दिखाए गए, परंतु क्या कुंभ के वीडियो किसी ने दिखाए? उसमें योगी जी को जवाबदेही फिक्स की? क्या मोरवी हादसे में जवाबदेही फिक्स हुई? क्या पहलगाम हादसे में फिक्स हुई? क्या पुलवामा अटैक में किसी की जवाबदेही फिक्स हुई? या देश में जो बड़े बड़े और जो आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही है देश की, उसमें किसी की जिम्मेदारी हुई, फिक्स हुई? नहीं हुई। केवल बतौलेबाजी और मीडिया के एक वर्ग को आपने कैप्चर कर रखा, उसी के सहारे आप इतना खेल खेल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक आपका भंडाफोड़ हो चुका होता। जवाबदेही से भाग रहे हैं आप। जवाबदेही आपकी है, देश के प्रति आपकी जवाबदेही है, और उन सवालों की जवाबदेही जो विपक्ष आपसे बार बार पूछ रहा है कि सीज फायर किसके कहने पर हुआ और सीज फायर की शर्तें क्या थी। सीज फायर अगर हुआ था तो उस समय आप अपनी तरफ से क्यों नहीं घोषणा की? ट्रंप ने क्यों घोषणा की? विपक्ष के वाजिब सवाल है, और आप भागते हैं सवालों से। आप 11 साल हो गए प्रधानमंत्री को, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, अपने चेला चपाटों को बुलाकर ये जरूर बता देते हैं कि वो सेब काट के खाते हैं आम या छील के खाते हैं, या आपके अंदर एनर्जी कहां से आती है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं है। इस तरह की बातें जरूर आपने सुनी होगी, परंतु राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी, उससे प्रधानमंत्री हमेशा भागते हैं और अभी भी भाग रहे हैं। मैं इन बातों पर क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब जवाबदेही लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हीं को जवाब भी देना चाहिए। ये नहीं है कि जवाब नहीं देना और इधर उधर की बातें करनी। पाकिस्तान पर जवाब देना पड़ेगा, अमेरिका पर भी जवाब देना पड़ेगा, और कनाडा पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। G7 में आपके पास इतने दिन बाद इन्विटेशन क्यों आया? सोचने वाली बात है। और जो देश में घटनाएं घट रही हैं, आर्थिक मंदी चल रही है, भगदड़ मच रही है, बेरोजगारी है, भुखमरी है और महंगाई है, इस पर भी आपको जवाब तो देना पड़ेगा। इतने दिन कब तक चुप मारेंगे साहब? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।